चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं कि शत्रु देखते हैं। तो आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतु सहित अनेक जीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, यंत्र की सहायता से ही देख पाते हैं उसे, और उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगते हैं तथा इनकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है और इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। कि आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है और कहाँ से आई है। सूक्ष्म जीव देखें। कुछ क्रियाकलाप के हिसाब से बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? दूसरा क्रियाकलाप, एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंद लीजिए और कांच के स्लाइड पर लेंस फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव की गति करते दिखाई दे रहे हैं? इन परीक्षणों से पता लगाइए कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता और इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव के चित्र भी नीचे दिए गए हैं, देखेंगे। तो पहले हम विषाणु देखते हैं। ये वायरस है और यह विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणक करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका के गुणक होते हैं। विषाणु के भी चित्र दिया गया है। तो कुछ सामान्य विषाणु से कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा ही होता है, ये वायरस है। और अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में आप क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। ये है एक स्पाइड जीवाणु है, एक छलनुमा ये जीवाणु, ये शैवाल है, ये अमीबा, ये है पैरामीशियम, प्रोटोजोआ और राइजोपस है, और ये है पेनिसिलियम, ये एस्परलिजस है। ये विषाणु है। देखते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। एक बर्फीले शीत की उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में ही रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम देखें, हमारे सूक्ष्म जीव और हमारा संबंध क्या है। तो सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोगों के कारण होते हैं। और आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। मित्रों, तो सूक्ष्म जीव देखिए हमारे लिए मित्रों सूक्ष्म जीव कौन है। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं और इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट यानी सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्टा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा ही होता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि के मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए ही किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड बनाना देखें तो क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है।
पहेली कहती है कि हमने अपने घर में अपने माँ को गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य होता है। तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रावा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्रियाकलाप देखिए, एक बर्तन में 1.5 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए और थोड़ा सा मात्रा में 1 चिटिकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए और आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ देखते हैं, फूला हुआ देख पाते हैं? इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग देखें। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा ये ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया है। क्रियाकलाप देखें। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 चौथाई भाग 30 के चौथाई भाग तक 3/4 तक जल मिलाइए और इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1.5 चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाइए। इसमें 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए और अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी में अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनता है और चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग देखें। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और इनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहे हैं और इसमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है ये, और जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों के लिए चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग किया था। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फुदफुद के छोटे जीवाणु देखे और उन्होंने पाया कि यह फुदफुद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का उस समय लेंगे जब आप उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और उसका प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी या आपको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की जरूरत होगी, तब वह उतनी प्रभावित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी ये जीवाणु भी नष्ट हो सकते हैं। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। वैक्सीन देखें, वैक्सीन या टीका देखें।
तो पहली कहती है शिशुओं एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पादन करता है। शरीर को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए आता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रति रक्षित उत्पादन करके रोग कारक को नष्ट कर देती है और यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में वैक्सीन द्वारा रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके का खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इनके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपको टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी पल्स पोलियो देखे होंगे और पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिससे के परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि देखें। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थलीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। उन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचे के पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद उनका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो गया और पहली और बूझो ने जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो गया। तो क्रियाकलाप देखें तो 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी ही से आधा भर दीजिए और उन्हें ए बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा बी वाले गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की थैली, बोतल तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रखिए और 3 से 4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? क्या आप देख पाते हैं कि गमला ए के पादप अवशिष्ट और अपघटन हो गया होगा? यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन कर उससे खाद में बदल दिया गया और इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कचरा की खाली बोतलों एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सके। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखेंगे। आप जानते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग के लिए किए जाते हैं और इसका प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव देखें तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों से में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव देखें। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा
जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं और अनुसंचरणीय रोग कहलाते हैं ये। और इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। बुझो कहता है तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकेंगे। पहली कहती है हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए और अच्छा तो यही होगा कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहन का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी एक कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके के शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतर संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमारी पड़ने की संभावना है और अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए, बिना के भोजन को खाने से बचाना चाहिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लेज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है और मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। और हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। पहली कहती है अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आस पास पानी एकत्रित न होने दें। तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दे। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वस्थ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें आप नाक और मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। यहाँ मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग दिया गया है। क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है और ये संचरण तरीका वायु होता है इसका। बचाव के लिए इसका है पूरा देख लेते हैं। मानव में होने वाला रोग है क्षय रोग। ये जीवाणु द्वारा होता है, वायु के तरीके फैलता है, हवा की वजह से फैलता है। और खसरा है, ये वायरस है, ये भी वायु के से फैलता है। और चिकन पॉक्स है, ये वायरस है, ये वायु और सीधे संपर्क से फैलता है। पोलियो है, ये वायरस है, ये जल और वायु से फैलता है। इसके बचने का उपाय है रोगी व्यक्तियों को किसी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण होना चाहिए। उसके बाद हैजा देखें, हैजा जीवाणु से होता है, ये जल और भोजन से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये जल से होता है। और इससे बचने का उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाएं और भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण का उपयोग करें। और उसके बाद हेपेटाइटिस ए देखें, ये वायरस से फैलता है, ये जल द्वारा फैलता है। इससे बचने का उपाय है उबले हुए पेयजल का उपयोग टीकाकरण है। और मलेरिया प्रोटोजुआ से फैलता है, ये मच्छर द्वारा होता है। और ये मच्छरदानी, इसका बचने का उपाय है मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने दीजिए। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग उनके फैले तथा रोगों को कुछ रोकने के उपाय अभी हमने देखा। और जंतुओं में रोग कारक जीवाणु देखें, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारण नहीं है वरन ये दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशिया में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। उसके बाद हम देखते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोगों को कारक है। और से रोग के कारण फसल की
फसल की उपज में कमी आ जाती है। और तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, तो पौधों में नींबू कैंकर होता है, ये जीवाणु द्वारा होता है और ये फैलता है, वायु की वजह से फैलता है। यहाँ एक चित्र दिया गया है। उसके बाद गेहूँ में रस्ट होता है और ये कवक द्वारा होता है, ये वायु बीज द्वारा होता है और बीज के कारण फैलता है। और उसके बाद भिंडी की पीत देखते हैं, वायरस द्वारा होता है। ऊपर से ये कीट के माध्यम से होता है। खाद विषाक्त देखे तो बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया और वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन देखा। घर आने पर उसने वमन यानी उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्त के कारण होने वाली स्थिति है। पहली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष से कैसे बन जाता है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने के खाद्य विषाक्त हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अंततः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण देखें। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों परिरक्षण एवं भंडारण के उपयोग के विषय में पढ़ा। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से सुगंध आने लगती है और संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया। पहली ने कुछ आम खरीदे और परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाए। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीके का अध्ययन करें जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं और हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय रखते हैं। रासायनिक उपाय देखें। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षण कहते हैं। और हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मोटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षण है और जेम एवं एस्केवेश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण देखें। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण देखें। जैम, जेली एवं एक्वेश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग में खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करती है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण देखें। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित से बचाने में किया जाता है और क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा होता है। और गर्म एवं ठंडा करना देखें। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा और उबालने से उनके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में रखते हैं क्योंकि हम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। और बूझो कहता है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया है कि यह दूध पाश्चीकृत है। और पाश्चीकरण क्या है। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं। ऐसा कर
बढ़ने में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को खोजी हुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग देखें, आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं और इससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखें, आपने क्लास 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा और जो एलियम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं और जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवी है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थित रहता है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझें। हम नाइट्रोजन चक्र देखें, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटन है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय कण नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन औद्योगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार औद्योगिक में परिवर्तित हो जाता है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनमें प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को और नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देती है, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ अपशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी उपयोग की नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यह नाइट्रोजन चक्र है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होते हैं, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन बनते हैं, फिर ये त्वरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं। ऐसे ही चक्र चलता है। फिर ये है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक पौधे द्वारा अवशोषित होते हैं, जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाता है और फिर जंतुओं द्वारा उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट होकर फिर मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक की गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन बनकर वायुमंडल में चली जाती है और फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित होता है, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक बनता है। यही नाइट्रोजन यौगिक है। महत्वपूर्ण शब्द देखें, शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन कवक, एक्टोबैसिलस, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, रोगजनक परिरक्षण, प्रोटोजुआ, राइजोबियम, टीका, वैक्सीन, विषाणु, ईस्ट, खमीर। महत्वपूर्ण बात है कि आप जानते हैं जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले ही रह रहे थे। ये बहुत संख्यतः जीव हैं जो इसलिए वे कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित रह पाते हैं। ये कास्टिक सोडा की झील अवसाद सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए जाते हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं और एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था और संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं जिसमें जीवाणु जीवित न रह सके।